वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल योर केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग वन शॉट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। अगर मैं बोर्ड के अंदर बात करूं तो ये हमारा चैप्टर बन जाता है 4 to 5 मार्क्स का, ठीक है। और इसको हम अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न करेंगे, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस करेंगे, ठीक है, जो कि है सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस 2021 के हिसाब से। एंड इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए भारत पंचाल सर के नाम से, और सभी वीडियो लेक्चर्स के लिंक और पीडीएफ सारे नोट्स आपको वहां से बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और बाकी सभी चैप्टर के वन शॉट भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, और आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो भारत पंचाल 92 पर। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल क्या होता है? देखिए बायो का है, बायो वालों को तो मजा आता है इसको पढ़ने में, बट जो मैथ्स वाले होते हैं ना उनको बड़ी प्रॉब्लम रहती है बायोमोलिक्यूल में, उनको फंडा ही क्लियर नहीं हो पाता बायोमोलिक्यूल का। हाँ, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। बायोमोलिक्यूल मतलब ऐसे मोलिक्यूल जो मतलब बायो में हेल्प करें, या ज्यादा अच्छी डेफिनेशन क्या रहेगी इनकी अगर आप डिफाइन करना चाहो, दोज कंपाउंड्स which are useful, those compounds which are useful for the growth, useful for the growth and maintenance of living organisms, growth and maintenance of living organisms, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ग्रोथ मींस क्या होता है बेटा? लाइक जो आपकी एज है, आप अभी ग्रो कर रहे हो, हमारी एज में तो पेट ही ग्रो करता है, ठीक है। और मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? हमें जो डेली के काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? बायोमोलिक्यूल से ही मिलती है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, और अगर मैं ज्यादा स्पेसिफिक होकर बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। एंड सो सॉरी बेटा जी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, सो सॉरी, मैं कोशिश करूंगा आगे से कम हो। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद है हमारे पास प्रोटीन्स, उसके बाद है हमारे पास विटामिन्स, उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और उसके बाद है एंजाइम। ये 5 तरह के हमारे न्यूक्लिक एसिड बड़े फेमस रहते हैं जो हमारे सिलेबस में है, मतलब सिलेबस में थे लास्ट ईयर तक। कार्बोहाइड्रेट, लाइक कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जस्ट लाइक फ्यूल, जैसे गड्डी चलाने के लिए, बाइक चलाने के लिए, कार चलाने के लिए हमें पेट्रोल डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, सेम हमारी बॉडी को चलाने के लिए भी हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, और वो फ्यूल की कमी कौन पूरे करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स क्या होते हैं बेटा? जो हमारी बॉडी बनती है, आप लोगों ने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, कई बोलते हैं अरे क्या प्रोटीन के डब्बे तो खा रखे हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? हमारी जो मसल्स वगैरह बनती हैं वो प्रोटीन्स की हेल्प से बनती हैं। वाइटामिन क्या है? वाइटामिन एक ऐसी चीज है जो हमें रेगुलर सप्लाई करना पड़ता है हमारे बॉडी को, ठीक है। अलग अलग बॉडी के अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग वाइटामिन की जरूरत है, बट नॉट इन सिलेबस, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो पढ़ा होगा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए क्या करता है? हेरिडिटी इफेक्ट को ट्रांसफर करता है। हमारी जो शक्ल सूरत है वो अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती है ना। आपने देखा होगा, शक्ल देख के बोलते हैं अरे ये तो उसका बेटा है, ठीक है। और बस और कुछ नहीं कहूंगा, कई बार शक्ल नहीं मिलती तो दिक्कत हो जाती है, जनरली मिलती होती है तो मतलब ये है, ठीक है कि नहीं। और एंजाइम्स क्या होते हैं? मतलब न्यूक्लिक एसिड का काम क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड का काम होता है हेरिडिटी फैक्ट को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करना। जो पूर्वजों की खास बातें हैं वो अगली पीढ़ी में चली जाती हैं। अब देखो जो वेस्ट इंडीज वाले हैं वो सारे लगभग एक जैसे देखने को मिलेंगे, वो ऐसा क्यों है? वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है डीएनए, और भी कई सारी चीजें हो जाती हैं, और बाकी चेंज भी आ जाता है, बट जनरली ऐसा रहता है। एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा? एंजाइम्स होते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मतलब क्या होता है सर? बायोकैटलिस्ट मीन्स जैसे कैटलिस्ट होते हैं ना बाहर की स्पीड को चेंज करने के लिए, ऐसे हमारी बॉडी की रिएक्शंस की स्पीड को चेंज करने के लिए भी कुछ कैटलिस्ट होते हैं, और उन कैटलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं उन्हें? उन कैटलिस्ट को बेटा जी हम लोग एंजाइम्स बोल देते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पे चलते हैं, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। देखो बेटा जी, अगर आप चलते हो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पे, ठीक है,
अगर आप डेफिनेशन की बात करते हो तो कार्बोहाइड्रेट हमारा दो वर्ड से मिलके बना है, ठीक है। किस किस से मिलके बना सर कार्बोहाइड्रेट? ये मिलके बना बेटा कार्बो, कार्बो प्लस हाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बो का मतलब कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है पानी। अब जो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को अगर आप बनाना चाहो तो कुछ ऐसे बना सकते हो, लाइक CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? बचपन में पढ़ते थे ना हम लोग, पेड़ पौधे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। वो ऐसे बनता है ना, X टाइम्स ऑफ CO2, Y टाइम्स ऑफ H2, और यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ती है? सनलाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है बेटा। अब ये कार्बन कितने टाइम्स है? X टाइम्स, और H2 कितने टाइम्स है? Y टाइम्स। क्लियर? कार्बन कितने टाइम्स है? X टाइम्स, और H2 कितने टाइम्स है? Y टाइम्स। और जो ऑक्सीजन है इधर वो XO2 बच ही गया हमारे पास, XO2 बच गया है। तो यही क्या है भाई? यही क्या है? यही तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर डेफिनेशन की बात करो तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ठीक है। जब हाइड्रेट, पानी और कार्बन मिल जाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। बट ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है। अब आज के समय में ये डेफिनेशन इतनी प्रॉपर नहीं है, ठीक है। आज के समय में कौन सी डेफिनेशन ज्यादा प्रॉपर है? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, जिनमें कायरल कार्बन होते हैं, और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप लगे होंगे, और इनमें मेन जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो या तो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है, जनरली आप लोग देखोगे, ठीक है बेटा। अब आगे और डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे, अभी मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप खुद भी नोटिस करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट का एक ना कॉमन नेम याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं? सैकेराइड भी बोल सकते हैं। क्लियर रहेगा? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज सैकेराइड, सैकेराइड्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनता है बेटा जी, वो बनता है कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करें। आई होप नोट्स आपको क्लियरली विजिबल है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को अगर मैं क्लासिफाई करता हूं तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि हम इसको पानी डाल के तोड़ दें, इसमें पानी डाल लें, फिर इसको हम ब्रेक करें, ठीक है। अब जब आप इसको पानी डाल के ब्रेक करोगे तो इस पे ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मोनोसैकेराइड, फिर होते हैं ओलिगोसैकेराइड, फिर होते हैं पॉलीसैकेराइड। मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, एक सैकेराइड, एक ही कार्बोहाइड्रेट हो जिसमें। ओलिगो, ओलिगो वर्ड का मीनिंग होता है फ्यू। मोनो को आप नहीं तोड़ सकते, जो एक ही कार्बोहाइड्रेट आप उसको कैसे तोड़ोगे? एक जो सबसे सिंपल है, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो बेटा जी ब्रेक किसे करोगे आप? जो ठीक है, एक को ब्रेक नहीं कर सकते। एक का अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो एग्जांपल क्या हो सकता है? लाइक यहाँ पे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? C6H12O6। दूसरी बात करो तो फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। बेटा जी ये है, क्लियर है। अब ये मोनोसैकेराइड होते हैं, इनको आप नहीं तोड़ सकते। मोनो का मतलब वन। इसके बाद बात करते हैं तो ओलिगो। ओलिगो वर्ड का मीनिंग क्या है भाई? ओलिगो वर्ड का मीनिंग होता है फ्यू, कुछ, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन कर सकते हो ओलिगो को? ओलिगो मींस होता है फ्यू, which gives few monosaccharide, few monosaccharides, जो कुछ मोनोसैकेराइड देंगे ऑन हाइड्रोलिसिस। सर कोनो एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फ्यू वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। फ्यू का मतलब यहां पे हम स्पेसिफिक होके जाएं तो 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड जिसमें होते हैं बेटा, उसे हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा शुगर। शुगर को स्पेसिफिकली नाम देना चाहो तो सुक्रोज भी दे सकते हो, है ना। सुक्रोज का फॉर्मूला आप सबको पता है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? ध्यान दीजिए, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ठीक है, सुक्रोज है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे इट मींस आप इसमें पानी डालोगे, ठीक है बेटा, पानी डालोगे और एसिड भी डालना पड़ेगा, एसिडिक होती है या फिर एंजाइम होगा कोई। तो आप ब्रेक किया हुआ ना आप लोगों ने कि शुगर किस में ब्रेक होता है? जब शुगर की हाइड्रोलिसिस होती है तो जितने भी कार्बन आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, जितने भी दे रखे हैं कार्बन, लाइक 12 दे रखे हैं, तो इसको हाफ कर दीजिए। कार्बन कितना हो जाएगा यहाँ से? 10, कार्बन 6, और इधर कार्बन भी कितने हो जाएंगे? 6। फिर हाइड्रोजन कितने? 22 और 2 24, इसका भी हाफ कर दीजिए, H12
H12। ऑक्सीजन कितने हैं? 11 and 1 12, यानी कि इसका भी आप कर दीजिए 6। अब इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोला जाता है ग्लूकोज। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोला जाता है फ्रुक्टोज। तो ये हमारे पास ग्लूकोज और दूसरे वाला है हमारे पास फ्रुक्टोज है। तो ये सिंपल है भाई, हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, फॉर्मूला तो दोनों का ही सेम है, ग्लूकोज का भी सेम है और फ्रुक्टोज का भी सेम है, सर कुछ तो डिफरेंस होगा इनमें। बिल्कुल है बेटा, इनका फॉर्मूला सेम है बट इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, इनका फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर जो होता है वो इनका डिफरेंट होता है। अगेन मैं बोलूंगा सो सॉरी कि बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप ये क्लियर है आपको कि जो सुक्रोज है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉली जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पॉली मींस होता है मैनी, बहुत सारे। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स देते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड सबसे सिंपल होते हैं, ओलिगो जो कुछ देते हैं, और पॉली मतलब जो ब्रेक डाउन हो जाते हैं बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स के अंदर। तो पॉलीसैकेराइड्स किसे कहेंगे? विच गिव्स मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स किसे कहा जाएगा? विच गिव्स मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड, मैनी molecules of monosaccharide on hydrolysis, monosaccharides on hydrolysis। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट, बात करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल यहां पर हो सकता है एक स्टार्च। स्टार्च एक अच्छा एग्जांपल है एक पॉलीसैकेराइड का। स्टार्च का फॉर्मूला होता है बेटा जी C6H10O5 n टाइम्स। और ये n कुछ भी हो सकता है, 100 से 3000 तक कोई भी ये नंबर हो सकता है, मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड। ठीक है, और इसमें हम पानी मिलाएंगे, हाइड्रोलिसिस है मतलब पानी तो मिलाना पड़ेगा भाई, पानी मिलाएंगे, एसिड भी मिलाएंगे सो दैट की ब्रेकडाउन इजीली हो जाए। देन इसके बाद क्या होगा? कार्बन कितने हमारे पास? 6 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 and 2 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 5 and 1 6। और ये दोनों ही n टाइम्स लिए हैं तो यहाँ पे लग जाएगा n, और ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर देखिए कितनी आसानी से, सबसे पहले मोनोसैकेराइड जो सबसे सिंपल होते हैं, जो नहीं टूटेंगे, ओलिगो जो कुछ में टूटते हैं, 2 3 4 5 ऐसे, 2 में टूटा है तो डाइसैकेराइड बोल सकते हैं उसे, 3 में टूट रहे तो उसे ट्राइसैकेराइड बोल सकते हैं। इस तरह से उनके नाम होते हैं। और पॉली का मतलब होता है जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड देगा। एग्जाम्पल क्या है पॉलीसैकेराइड का? हमारे पास स्टार्च है। अब आगे बढ़ते हैं, जो थोड़ा सा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में? ग्लूकोज के बारे में। एंड आई होप आप लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ चुके हो। ग्लूकोज मैंने अभी बताया था, ग्लूकोज हम लोग कैसे बना सकते हैं? सुक्रोज से बना सकते हैं। सुक्रोज C12H22O11, उसमें पानी मिलाया H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में। सिमिलरली आप इसे स्टार्च से भी बना सकते हो, स्टार्च से भी बना सकते हो। स्टार्च से कैसे? स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5 n टाइम्स, इसमें पानी मिलाओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड ये हमें ग्लूकोज मिल गया। अब ग्लूकोज की थोड़ी सी और डिटेल में अगर आप जाना चाहो तो ग्लूकोज एक एल्डोज होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनके पास जनरली 2 ही फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन। तो अगर कोई एल्डिहाइड ग्रुप रखता है तो उसे एल्डोज बोल देते हैं, अगर कोई कीटोनिक ग्रुप रखता है तो उसे हम लोग कीटोज बोल देते हैं। तो जो ग्लूकोज है एक एल्डोज होता है, उसके पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। आप थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो, जैसे कि हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, आपको पता है ना ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। अब इस ये एक एल्डोज है तो यानी कि इसमें क्या लगा होता है? एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, C डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर लग गया। बाकी कितने कार्बन बचे? बाकी 5 कार्बन बचे। ठीक है, 1 2 3 4 5, इन सब के पास OH लगा हुआ। आपको याद है डेफिनेशन क्या थी? दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल कार्बन होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे OH ग्रुप लगे होते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन की एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप लगा होगा। तो यहाँ पे अगर आप बॉन्ड पूरे करोगे तो एक जगह पे OH लगाते चलोगे तो आप क्या नोटिस करोगे बेटा? जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाने लगोगे तो आप क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पे है CHOH4 और नीचे की तरफ क्या है? CH2OH। कुछ इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्लियर है? ओके।
तो इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ग्लूकोज की। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए कि अगर आप इसकी रिएक्शन करवा देते हो विद, सबसे आसान जो इसकी रिएक्शन रहती है वो रहती है विद एच आई हाइड्रोजन आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि रिडक्शन करता है, और इसकी बहुत अच्छे से रिडक्शन होगी। और रिडक्शन होके ये सारे के सारा मतलब जो यहाँ पर है सारे के सारे ऑक्सीजन वगैरह हट जाते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन रह जाते हैं। तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एक हेक्सेन में। आप चेक कीजिए, ये हमारे पास ग्लूकोज है CHO CHOH4 CH2OH, इसकी आपने रिडक्शन की तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, हेक्सेन में। अगर आपने इसकी रिएक्शन की है, ये भी अच्छी रिएक्शन है, ये दोनों भी आप देखिए। तो अगर आपने इसकी रिएक्शन की है ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करेगा बट सिर्फ एक जगह की, CHO की ऑक्सीडेशन करके COOH बनेगा, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। तो ग्लूकोज की जब ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं इसको, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा ग्लूकोनिक एसिड। बट अगर आपने इसकी रिएक्शन कराई है विद HNO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत बढ़िया वाली ऑक्सीडेशन होगी। इवन दो जगह से ऑक्सीडेशन हो जाएगी, CHO से भी और CH2OH से भी। और जब यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन होगी भाई तो ये कन्वर्ट हो चुका होगा सैक्रिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, सैक्रिक एसिड में। क्लियर है। अगर आपने ब्रोमीन वाटर के साथ किया तो सिर्फ एक जगह की ऑक्सीडेशन, और अगर आपने HNO3 के साथ की है बेटा जी ऑक्सीडेशन तो सैक्रिक एसिड, दो जगह पे हो जाएगा। क्लियर है। अब इसकी ये दो तीन और रिएक्शन देख लीजिए। लाइक आपने इसकी रिएक्शन करा दी NH2OH, मैं करवा देता हूं, चलो एक दो तो करवा ही सकता हूं तुम्हारे लिए। जान तो नहीं हाजिर है, बाकी तो सब कुछ हाजिर ही है भाई। ये हमारे पास है CHOH4 और यहाँ पर CH2OH। इसकी रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ, विद NH2OH। NH2OH इज नोन एज हाइड्रोक्सिलमाइन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिलमाइन बोलते हैं। तो जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो आप क्या नोटिस करते हो कि ये H2 और ये O बाहर निकल जाता है। ठीक है, H2 यहां से बाहर निकल जाएगा, बाकी क्या बच गया आपके पास, ये इधर CH, ये CHOH4 और यहाँ पर CH2OH। और बेटे देखो यहां से H2 बाहर निकल गया है, यहां से जो है आपका H2O जो है वो बाहर निकल चुका है। तो इनको बाहर निकाल के बाकी क्या बच गया, N एंड OH, तो ये आपस में लिंक कर जाएंगे। ये लिंक कर गया, डबल बॉन्ड N एंड OH, डबल बॉन्ड N और OH जो है वो आपस में लिंक कर जाते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो विद HCl। ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो कि इसकी रिएक्शन करवाई गई है विद HCl। जब आप HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर, ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन कर दी। ये हमारे पास ग्लूकोज था, ऐसे इसकी रिएक्शन की है HCl। ये रिएक्शन ना आपको एल्डिहाइड कीटोन में मैंने करवाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हो। इनको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप क्या देखोगे कि यार यहाँ पर ये डबल बॉन्ड सिंगल में ब्रेक होगा। ठीक है, और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कुछ इस तरह से। C इधर H, बाकी बेटा CHOH4 और नीचे क्या लगा रहेगा, CH2OH लगा रहेगा। ठीक है, अब आप क्या देखते हो इसके बाद, ये तो ऑक्सीजन हो गया। अब ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, CN। सर ऑक्सीजन के साथ H क्यों जुड़ा, क्योंकि जब ये डबल बॉन्ड क्लीव होगा, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और HCN किससे ब्रेक होगा, H पॉजिटिव CN नेगेटिव। ठीक है, तो H जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाएगा और CN जो है वो उस कार्बन के साथ जाएगा। इस तरह से हमारे पास हो जाने वाला है। क्लियर है, आसान लग रही होंगी रिएक्शन। जब आप HI के साथ रिएक्शन करोगे तो रिडक्शन होगी, सारे के सारे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट जाएंगे, हाइड्रोजन लग जाएंगे, हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपने ब्रोमीन वाटर के साथ करी थी उसकी ऑक्सीडेशन होगी, सिर्फ एक जगह पे ऑक्सीजन लगेगा वो ऊपर की तरफ। जब HNO3 के साथ की तो बढ़िया वाली ऑक्सीडेशन होगी, ऊपर नीचे दोनों जगह वो सैक्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन होती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये CHO और ये है भाई CHOH4 और नीचे की तरफ क्या लगेगा, CH2OH। आपने इसकी रिएक्शन कर दी विद एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 5 टाइम्स लेना है। जब आप इसकी रिएक्शन करोगे ना बेटा तो ये पोर्शन तो यहां से बाहर निकल जाएगा, ये पोर्शन तो यहां से बाहर ही निकल जाएगा। ठीक है, ये पोर्शन सारे का सारा बाहर निकल गया। 5 टाइम्स ऑफ CH3 COOH बाहर निकल जाते हैं। तो बचता क्या है यहाँ पर हमारे पास बचता है CHO, यहाँ पर CH के साथ O
फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, और नीचे क्या बचता है CH2, OH हट चुका है, उसकी जगह क्या लग जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, देखने में मे भी भयंकर लगती है, बट है तो चुजे, कुछ भी नहीं है मुश्किल ही है, ठीक है। एक बार और देख लेना, मतलब जितना ही रिएक्शन वाला पोर्शन एक बार रिपीट करके देख लो, ठीक है। और इसे बोला जाता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बोला जाता है इसे, क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से रिलेटेड बड़े फंडे होते हैं भाई, तो बेटा ज्यादा डिटेल में मैं इसकी अभी नहीं जाऊंगा। ये ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं ये सब आप लोग पढ़ के आते हो कहां पर, ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इन हैलोकेन एंड हैलोरिन, अच्छे से किया हो मैंने। बाकी स्टिल डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं दोबारा एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर। तो बेटा या तो डी स्ट्रक्चर होगा या फिर एल स्ट्रक्चर होगा। डी का मतलब क्या होता है बेटा जी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं इसे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, ठीक है। और डी को कई बार हम प्लस से भी दिखा देते हैं, और एल को कई बार हम लोग माइनस से भी दिखा देते हैं, बहुत बार ऐसे दिखाया भी जाता है। इसके बाद बात करते हो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसे कहते हैं, विच रोटेट पीपीएल टुवर्ड्स राइट, जो पीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट करते हैं, पीपीएल टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और एल किसे कहते हैं, विच रोटेट पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ, ठीक है कि नहीं। चलिए अब इससे आगे मूव करते हैं, तो इससे आगे क्या होगा भाई, डेक्स्ट्रो लेवो को थोड़ा आगे मूव करें तो डी की पहचान क्या है, आपको डी कैसे पता चलेगा, डी आपको पता चलेगा कि OH इन राइट हैंड साइड, जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में लगा होगा। और एल कैसे पता लगेगा बेटा, OH इन लेफ्ट हैंड साइड, OH इन लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अभी आप सब पढ़ के आए हो कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एसिड। तो बेटा ग्लूकोज नहीं, सॉरी सुक्रोज, सुक्रोज, इंसान गलतियों का पुतला है, क्षमा कर दीजिए प्लीज, ये सुक्रोज है। और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है, मैं आपको बताऊं किस नेचर का होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो जब आप इसे ब्रेक करते हो ना भाई, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है C6H12O6, यहां पर भी किसमें C6H12O6। तो मैं आपको क्लियर करता चलूं, ये जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है, ये जो यहां पर बनता है ना ग्लूकोज, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है। और जो यहां पर बनता है फ्रुक्टोज, ये लेवो रोटेटरी नेचर का होता है। आपको कैसे पता सर जी, भैया कुछ डिवाइस होते हैं, लाइक एक पोलैरिमीटर होता है जिससे पता चल जाता है भाई ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो रोटेटरी है। अब देखो ये इनके पिताजी हैं, अब इनके बच्चे जो हैं वो अलग अलग नेचर के हुए हैं। अब ये भाई साहब डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं ग्लूकोज, तो इनको लिखते हैं हम D+, क्योंकि इनके पिताजी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं और ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम प्लस से भी दिखा देते हैं, तो D+ होता है। और ये भाई साहब जो है फ्रुक्टोज लेवो रोटेटरी नेचर के होते हैं, इनके पिताजी डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं, बट ये खुद किस नेचर के हैं, लेवो रोटेटरी के हैं। तो इसे हम लोग दिखा देते हैं D-, क्या दिखा देते हैं बेटा, जिसको हम लोग D- दिखा सकते हैं। क्लियर होता है सबको, क्लियर होना चाहिए, बहुत आसान सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। लाइक हमारे पास है डी ग्लिसरैल्डिहाइड, फुल फोकस में चाहूंगा आपका फुल फोकस हो, डी ग्लिसरैल्डिहाइड। और एक हमारे पास होता है एल ग्लिसरैल्डिहाइड, एल ग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है ना। अब देखो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड यानी क्या लगा होगा, CHO लगा होगा। ये भी एल्डिहाइड है तो क्या लगा होगा, CHO लगा होगा। अब ग्लिसर वर्ड है, ग्लिसर वर्ड का मतलब समझिए 3 कार्बन होते हैं। ये कैसे पता चला सर ग्लिसर में 3 कार्बन होते हैं, एक ग्लिसरॉल होता था, अल्कोहल में ग्लिसरॉल होता है, वो लगातार 3 कार्बन पे जब तीनों हाथ हो जाते हैं वो ग्लिसरॉल होता है। तो ग्लिसर वर्ड का मतलब होता है 3 कार्बन, तो इसमें 3 कार्बन लीजिए। यहां पर भी कितने कार्बन लोगे बेटा, 3 कार्बन लोगे। अब एल्डिहाइड तो लग गया, ठीक है। नीचे क्या लगेगा, नीचे फिक्स है बता रहा हूं आपको, CH2OH ही लगेगा। बॉन्ड पूरे करके देखोगे ना, एक देखो, अगर किसी को होते हैं ना, कहीं ज्ञान नहीं बहुत होते हैं, नहीं जी हमें भरोसा नहीं हो रहा, करके दिखाओ, कर लिखते हैं। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे OH लग जाएगा, इस कार्बन के 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है ना। तो आप देखो तो ये क्या बन चुका है हमारा, ये हमारा वही बन चुका जो मैंने कहा है, क्या बन चुका है ये, CH2OH। अब 1 2 3 4, 1 2 3 4,
बेटा डी किसे कहते हैं? डी इन विच ओ एच इन राइट हैंड साइड, जिसमें ओ एच राइट हैंड साइड में हो, एच लेफ्ट हैंड साइड में। और एल किसे कहते हैं? जिसमें ओ एच इन लेफ्ट हैंड साइड, ओ एच लेफ्ट हैंड साइड में हो और एच। यहां से पता चलता है हमें कि ये डी है या फिर ये एल है, सिंस यहाँ पे डी ओ एच, जो ओ एच है वो राइट हैंड साइड में तो ये डी, और यहाँ पर ओ एच जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये एल हो गया। क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अबाउट डी प्लस ग्लूकोज की। किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? डी प्लस ग्लूकोज की। क्या फंडा है डी प्लस ग्लूकोज का, है ना? अब आपको पता है कि 6 कार्बन होते हैं और ये एक एल्डोज होता है, बताया मैंने, एल्डोज होता है ये। एल्डोज यानी कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगेगा बेटा जी? कीटोनिक ग्रुप लगेगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच। और नीचे की तरफ क्या लगेगा? बिल्कुल नीचे की तरफ क्या लगेगा? बॉन्ड पूरे करके दिखा दिया मैंने आपको। नीचे क्या लगेगा? CH2OH ही लगेगा। अब कितने कार्बन हो चुके हैं? 1 2, जबकि कार्बन कितने होने चाहिए? 6, तो लगा दो भैया 6 कार्बन के लिए 3 4 5 और ये 6। अब सिंस ये डी प्लस ग्लूकोज है, डी इसके पिताजी डेक्स्ट्रोरोटेटरी थे और प्लस ये खुद भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, और अगर खुद भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है भाई तो क्या होगा? OH इन राइट हैंड साइड, OH H, फिर इसको रोटेट कर दो, क्या बन जाएगा ये? OH H। बहुत आसान स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर इसको रोटेट कर दो, क्या हो जाएगा ये? HOH, और लास्ट वाला सेम रख दो, रखना भी होता है, ठीक है? इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन गया। ये इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिशरमैन प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? फिशरमैन। अब फिर क्या करोगे आप लोग लिंक करोगे भैया, लिंक करोगे इसके बाद इस कार्बन को, ऑक्सीजन को इस कार्बन से, 5th कार्बन से, ठीक है? तो यहां से 2 तरह के स्ट्रक्चर निकल के आएंगे, 2 तरह की अरेंजमेंट निकल के आएंगी, ठीक है? ध्यान दीजिए, तो ये C है, ये H है, यहां पर क्या है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है CH2OH, है ना? फिर इधर भी ये C है, C के साथ H लगा हुआ है और नीचे की तरफ ऐसे, और ये क्या लग के आएगा? CH2OH। क्लियर बेटा? अब इस ऑक्सीजन को आप लोग लिंक कर दो, ऐसे 5th कार्बन से ऐसे लिंक कर देना आप लोगों ने। ऊपर भी जो ये इस वाला ऑक्सीजन जो है, ये वाला, इस एल्डिहाइड वाला जो ऑक्सीजन है, इसको लिंक कर दोगे ऐसे 5th पोजीशन पे, ठीक है? ध्यान समझने की कोशिश कीजिए, लिंक कर देते हैं ऐसे 5th पोजीशन पे। बाकी सब झमेले वैसे रहेंगे, बाकी सब झमेले वैसे रहेंगे। बाकी मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने ये H नहीं लगाना था, ठीक है? इसको मैं रहने देता हूं अभी, ठीक है बेटा? अब इसको ऐसे रखो, ठीक है? सर जी क्या हो रहा है जी? कुछ समझ सी में तो आ नहीं रहा, आप क्या समझा रहे हो? सुनो मेरी बात। ये ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप लगता है, नीचे CH2OH लगता है, बाकी OH ये चेंज ही करते गए हैं, OH फिर घुमा दिया, OH फिर घुमा दिया, OH लास्ट में सेम रखा, इधर और कुछ भी नहीं है। अब इसको क्या किया? ये जो एल्डिहाइड वाला ऑक्सीजन है, इसके ऑक्सीजन को हमने लिंक कर दिया 5th कार्बन के साथ। बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो रखिए सब कुछ एज इट इज। कैसे रहेगा भाई? यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? इसमें HOH, फिर क्या लगेगा? OH, इधर से देख लो ना, फिर क्या लगेगा यहाँ पर? HOH। सेम फंडा इसको देखो भाई, यहाँ पर आप नोटिस कीजिए इनको, ये जो है इनको नोटिस कीजिए, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। कैसे? ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? HOH, ठीक है? उसके बाद क्या है? OH H, फिर यहाँ पे क्या लगेगा? HOH। अब दिमाग की घंटी बजती होगी, दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर ठीक है, आपने ये जो इस कार्बन का ऑक्सीजन है ये आपने 5th कार्बन पे लगा दिया, बट सर इसका OH कहाँ गया? इसका OH भी तो कहीं जाएगा। तो यहां से ये दो नई चीज निकल के आती है बेटा, यहां से निकल के आती है कौन सी फॉर्म? अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। यहां से हमारी फॉर्म निकल के आती है अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। देखिए क्या होगा बेटा, जैसे डी और एल का फंडा होता है ना, डी में क्या होता है? OH इन राइट हैंड साइड होता है ना? ऐसे ही अल्फा और बीटा भी होता है। सॉरी सॉरी, कोरोना नहीं है, ठंड चल रही है, इस वजह से। कहीं कह दो मास्टर तो गयो, ठीक है? तो बेटा यहां से हमारी अल्फा एंड बीटा फॉर्म का बता देता हूं। अल्फा किसे कहते हैं? जिसमें OH इन राइट हैंड साइड हो, OH इन राइट हैंड साइड। और बीटा किसे कहते हैं? जिसमें OH हो
इन लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा जिसमें OH हो इन राइट हैंड साइड और बीटा OH इन लेफ्ट हैंड साइड। सर डी भी यही था, DL भी यही था। डी और एल, ये देखिए अल्फा और बीटा बिल्कुल फर्स्ट कार्बन होता है। जो अल्फा और बीटा है ना, इसके लिए हम लोग इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन को, इस कार्बन को। इसमें क्या होगा, कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए। यहां पर लगेगा OH H, यहां पर क्या लगेगा इसमें, इसमें सिंस ये बीटा फॉर्म है तो इसका OH और ये इसका H। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये। अच्छा, इस कार्बन को देख के आप लोगों ने अल्फा और बीटा फॉर्म बताई है। इस कार्बन को देख के इसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, एनोमेरिक कार्बन, जिससे देख के आपको अल्फा या बीटा फॉर्म का पता चलता है। ठीक है, अब आप इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हो, जिसे बोलते हैं हैवोर्थ प्रोजेक्शन। और ये जो हमने बनाए हैं ना, ये कंकाल, ये जो डंडे बनाए हुए हैं, इन्हें बोलते हैं फिशरमैन प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इनको, फिशरमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, कर दीजिए, इस तरह से लगने वाला है इस पे, कुछ ध्यान दीजिएगा, फुल फोकस होकर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट कार्बन होता है, ये सेकंड कार्बन होता है, ये थर्ड कार्बन होता है, ये फोर्थ कार्बन होता है, ये फिफ्थ कार्बन होता है, ये सिक्स्थ कार्बन होता है। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये सिक्स। सिमिलरली इसमें बात करूं तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। पहले तो सिक्स्थ ही लगा दो। सिक्स्थ कार्बन पे क्या है, CH2OH है। इसमें भी सिक्स कार्बन पे क्या है, CH2OH है। बाकी फर्स्ट पोजीशन से चलो, और इसके लिए एक रूल याद रखो आप लोग, लेफ्ट अबव। कौन सा रूल याद रखिए, लेफ्ट अबव, कि जो लेफ्ट है ना वो अबव होगा, लेफ्ट वाला पोर्शन हमेशा ऊपर लगा होगा। लाइक अगर आप इस कार्बन की बात करो, फर्स्ट कार्बन की, इसमें लेफ्ट में क्या है, H, फिर है OH, तो लेफ्ट को अबव रखो। क्या लिखोगे बेटा, H एंड OH। फिर आप चलो सेकंड कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे क्या है, लेफ्ट में H एंड देन OH, सीन क्या है, वही लेफ्ट अबव। ठीक है, अब ध्यान से देखते चलो, लेफ्ट अबव करते चलो। फिर थर्ड पे चलो, लेफ्ट अबव यानी कि OH H। फिर फोर्थ पे चलो, लेफ्ट अबव यानी कि H OH। फिर फिफ्थ पे चलो, फिफ्थ का जो ऊपर है वो सिक्स्थ है, वो हो चुका है, तो फिफ्थ पे H है, H को नीचे चिपकाओ। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ कि भाई क्या होता है, लेफ्ट अबव होता है। ये फर्स्ट कार्बन है, इसको नोटिस करोगे तो इसका जो लेफ्ट है यानी कि इधर OH फिर H। फिर सेकंड पे चलो, लेफ्ट अबव यानी H OH। फिर थर्ड पे चलो, लेफ्ट अबव यानी OH H। फिर फोर्थ पे चलो, लेफ्ट अबव यानी कि H OH। फिर फिफ्थ पे चलो, फिफ्थ पे चलने के लिए तो हमारे पास बस H बचा। बेटा मैं दोबारा बोलूंगा, इसका थोड़ा पीछे जाके दोबारा देख लो, बहुत आसान चीज है ये। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बनाए, फिर उसको फर्स्ट कार्बन को फिफ्थ से लिंक किया, अल्फा बीटा फॉर्म आई, और अल्फा बीटा फॉर्म से हमने इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिए। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास बने हैं, जो क्लोज स्ट्रक्चर बने हैं, ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले इन्हें बोला जाता है हैवोर्थ प्रोजेक्शन। और ये कंकाल किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं इन फिशरमैन प्रोजेक्शन। क्लियर है, और बिल्कुल सेम डिट्टो कुछ कॉपी है किसकी, हमारे पास कीटोन की भी, कीटोन सॉरी कीटोन नहीं, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज की अगर मैं बात करूं, फ्रुक्टोज एक का मतलब होता है फ्रूट शुगर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। और ये कीटोज है, ये क्या है, कीटोज। कीटोज बोले तो जिसमें कीटोनिक ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप काम करेगा। नाम आप लोगों को पता होगा, इसका नाम लिखा जाता है D- फ्रुक्टोज। एंड आई होप आपको पता है D- क्यों है। डी क्योंकि इसके पिताजी डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं, शुगर जो है, सुक्रोज जो है, और ये खुद जो है लेवोरोटेटरी है, और भयंकर वाला लेवोरोटेटरी है। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो कीटोनिक ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप तो बीच में लगता है C डबल बॉन्ड, ऊपर क्या लगेगा, CH2OH। नीचे क्या लगेगा, CH2OH। कितने कार्बन हो गए, एक तो तीन हो चुके हैं, इसके बाद 4 5 6। अब सिंस सिंस ये जो है ये लैवो रोटेटरी है, लैवो में क्या होता है बेटा, OH इन लेफ्ट हैंड साइड करवाया था, OH इन लेफ्ट हैंड साइड, घुमा दो H OH। लास्ट वाला सेम रखना है, H OH। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, आना चाहिए। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। तो इसके बाद क्या करोगे आप, ये जो ऑक्सीजन है कार्बन का, इसको लिंक कर दोगे इस कार्बन से, तो यहां से हमारे पास दो स्ट्रक्चर बन के निकल आएंगे। ठीक है कि नहीं, यहां से हमारे पास दो स्ट्रक्चर निकल आएंगे। कर दीजिए भाई, इसको लिंक कर दीजिए। तो ये कार्बन है बेटा, इसका ऑक्सीजन आपने लिंक कर दिया कुछ ऐसे, ऐसे हाइड्रोजन, और ये नीचे की तरफ क्या है, CH2
OH। ठीक है, सिंस फिर इस कार्बन को भी अगेन आप लोग लिंक कर दोगे ऐसे, लिंक कर दोगे ऐसे, यहाँ पर है हाइड्रोजन और नीचे की तरफ क्या है CH2OH। बेटा जो फर्स्ट कार्बन है, जिस कार्बन का आपने ऑक्सीजन लिंक किया, वो तो अल्फा बीटा डिसाइडर होती है। अल्फा बीटा किस तरह से डिसाइड होता है भाई? अल्फा बीटा डिसाइड होता है अल्फा, लाइक मैं बोल रहा हूँ ये तो अल्फा फॉर्म है, मैं बोल रहा हूँ ये तो बीटा फॉर्म है, तो कैसे डिसाइड करोगे आप? अल्फा कहते हैं जिसमें OH हो इन राइट हैंड साइड। ठीक है, OH H, ठीक है, और H नहीं सॉरी, यहाँ पर क्योंकि इस तरफ देखो जो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड में इधर जो है H था इस कार्बन के पास। ठीक है, अब जो कीटोनिक कार्बन है यहाँ पर जो है, मतलब जो कार्बोनिल वाला कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे इसमें क्या लगेगा CH2OH। और ये बीटा फॉर्म है, बीटा फॉर्म किसे कहते हैं? जिसमें OH हो इन किस साइड में? राइट हैंड साइड में नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे लग जाएगा OH और इधर चला जाएगा CH2OH। क्लियर? बाकी देख लो, बाकी सब कुछ तो एज इट इज रखना है आपने, रख दीजिए। यहाँ पे क्या लगेगा OH H, फिर उसके बाद उसके बाद हमारे पास है H OH, फिर कार्बन मेरे हिसाब से पूरे हो चुके हैं। ये तो पोजीशन हमने बेफालतू की लगा दी ये वाली, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। चलिए बेटा इधर आइए, अल्फा बीटा हो चुका। अल्फा अल्फा किसे कहते हैं? OH इन राइट हैंड साइड, बीटा किसे कहते हैं? OH इन लेफ्ट हैंड साइड। बाकी इसको ऐसे रखो, ठीक है। क्या आएगा? जो जैसे हो वैसे वैसे रहेगा, OH H और इधर H OH। फिर इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसकी हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं। इसकी हैवर्थ के लिए आपने कुछ ऐसे बनाना है, इसे बोलते हैं फ्यूरॉन। ठीक है, इस तरह से होगा ये, इस तरह से एक बना देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे फिक्स करो CH2OH। ये अल्फा बीटा डिसाइडर है, लेफ्ट अबव होता है, लेफ्ट अबव यानी कि CH2OH, और यहां पर क्या लग जाएगा OH। अब इस कार्बन पे आएंगे, लेफ्ट अबव यानी कि OH H, फिर इस कार्बन पे आएंगे, लेफ्ट अबव यानी कि H OH, और यहाँ पे तो हमारे पास H ही है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? बात क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद बस ये वाला चेंज कर लोगे तो ये हमारे पास क्या है? अल्फा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म की हैवर्थ प्रोजेक्शन है, फिर इसके बाद बीटा फॉर्म बन जाएगी। प्लीज इसकी प्रैक्टिस कर लेना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, 2x की स्पीड में देख लेना, जितनी बार हो सके उतना अच्छा है। हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स किसे कहते हैं? दीज आर दी बायोमोलिक्यूल्स विच फ्रॉम विच लिविंग सिस्टम मेड अप ऑफ। ये वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिससे कि लिविंग सिस्टम बने हुए हैं। मैंने क्या बोला? हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग मटेरियल है ना भाई, जो हमारी मसल्स वगैरह सब कुछ बनी है, वो प्रोटीन से बनती हैं। ठीक है, और अगर थोड़ी सी स्पेसिफिक डेफिनेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो, दीज आर दी पॉलीमर्स प्रिपेयर्ड बाय द मोनोमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। ये वो पॉलीमर हैं जो कि बनते हैं बाय द मोनोमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। इनका मोनोमर क्या होता है? अल्फा अमीनो एसिड होता है। क्लियर है? अब अल्फा अमीनो एसिड कैसे बनेगा सर? देखिए मैं आपको बता देता हूं अल्फा अमीनो एसिड कैसे बनेगा बेटा। ये कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अमीनो एसिड है तो भैया क्या होगा? यानी कि CH लगेगा और यहां पर NH2 लगेगा। बाकी यहां पर H और यहां पर क्या लगा दोगे आप लोग? R लगा दोगे। R कोई भी ग्रुप हो सकता है। एंड जो मोस्ट ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स आर लेवोरोटेटरी इन नेचर। वो जनरली लेवोरोटेटरी नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड्स आर लेवोरोटेटरी, और जब वो लेवोरोटेटरी है दत्ता, तो क्या होगा? उसमें जो NH2 ग्रुप है जनरली आपको लेफ्ट पोजीशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द अल्फा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। पता है ना ऑप्टिकली एक्टिव क्या होते हैं? जिनमें कायरल कार्बन हो, ऑप्टिकली एक्टिव। एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, ग्लाइसिन। एक्सेप्शन क्या है यहां पर? ग्लाइसिन है। जैसे कार्बन है, कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है, और भैया इसमें क्या होता है? यहां पर COH लगा होता है, यहां पर NH2 ग्रुप लगा होता है, यहां पर H और यहां पर H। अब क्योंकि इसमें दो जगह पर एक सेम जैसा ग्रुप हो गया है, और अगर कभी एक में दो जगह पर सेम ग्रुप हो जाता है ना, तो उसे हम लोग कायरल कार्बन नहीं होता उसके पास, और जिसमें कायरल कार्बन नहीं है उसमें ऑप्टिकल आइसोमर भी पॉसिबल नहीं होता है भाई। क्लियर है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अमीनो एसिड्स की अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करूं, क्या खास बात होती है? अमीनो एसिड्स आर कलरलेस। अच्छा, अमीनो एसिड क्या होते हैं? मोनोमर होते हैं।
जिससे मिलके पॉलीमर क्या बनता है, प्रोटीन। मोनोमर एक सिंगल यूनिट, पॉलीमर बहुत बड़ी यूनिट। ठीक है, वो सुनिए एक स्टोरी सी होती है एडम ईव वाली कि पहले एक वो आया एक वो आई, दिन रात मेहनत की और आज हम सब हो गए। ठीक है, वो एक वो और एक वो जो थे वो मोनोमर थे, और आज पूरी धरती भर चुकी है, हम सारे पॉलीमर हैं। समझ रहे हो, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट और पॉलीमर मतलब बहुत सारी यूनिट होती हैं। ठीक है, चलिए तो अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, कलरलेस, वाटर सोल्यूबल, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, एंड बिहेव लाइक सॉल्ट, सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े तो अगला बेटा जी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दादा, ज्यूट्रायन। कौन सा टॉपिक आता है, ज्यूट्रायन। ज्यूट्रायन क्या होता है, ज्यूट्रायन किसे बोलते हैं, देखिए फोकस कीजिएगा। तो हमने अल्फा अमीनो एसिड लिया। अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, जैसे कार्बन होगा, अमीनो यानी NH2 ग्रुप लगा होगा बेटा, और एसिड यानी COOH ग्रुप लगा होगा। बाकी 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे कर दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे R लगा दो, कुछ भी लगा सकते हो। अब सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड है और एसिड की पहचान क्या होती है, जो H पॉजिटिव को रिलीज करते हैं, जो H पॉजिटिव को रिलीज करें। तो यहां से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, ये अपने H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। ठीक है, इसने अपने H पॉजिटिव को रिलीज किया। हम क्या नोटिस करते हैं, हम नोटिस करते हैं कार्बन R हाइड्रोजन कि यहाँ पे NH2 जो है वो क्या बन चुका है, NH3 पॉजिटिव बन चुका है, एंड ये क्या हो चुका है, COO नेगेटिव। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि COOH से जब H चला जाएगा, H पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कौन सा चार्ज छोड़ के जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ही है। ठीक है, और इसके पास H पॉजिटिव आ रहा है तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये था अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप से एक प्रोटॉन माइग्रेट कर गया, तो हमारे पास एक ड्यूअल आयन आ गया, एक डाइपोलर आयन आ गया, और इस डाइपोलर आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस डाइपोलर आयन इज नोन एज ज्यूट्रायन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ज्यूट्रायन बोलते हैं। लिखा भी हुआ है, डेफिनेशन पे फोकस कीजिए। इन एक्वस सॉल्यूशन कार्बोक्सिल ग्रुप कैन लूज अ प्रोटॉन एंड अमीनो ग्रुप कैन एक्सेप्ट वन वन एंड फॉर्मिंग ज्यूट्रायन, जो कि एम्फोटेरिक नेचर का होता है। सर एम्फोटेरिक नेचर का क्यों होता है, देखो बेटा यहाँ पे H की एक्सेस हो चुकी है, इसकी वजह से एसिडिक बिहेवियर आता है, और यहाँ पर H की कमी हो चुकी है, तो ये H को एक्सेप्ट कर सकता है, H पॉजिटिव को। जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सकता है वो बेस, जो डोनेट कर सकता है वो एसिड। यहां से कौन सा करेक्टर आता है, एसिडिक करेक्टर, और यहां से कौन सा करेक्टर आता है, बेसिक करेक्टर। वो याद है, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस वाला। ठीक है, जो थोड़ी देर पहले तक बेस था अब उसकी वजह से एसिडिक करेक्टर है, जो थोड़ी देर पहले तक एसिड था अब उसकी वजह से बेसिक करेक्टर आ रहा है। अब दोनों करेक्टर हैं एसिडिक और बेसिक, तो ये एम्फोटेरिक नेचर के कहलाएंगे भाई। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड हैव डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सबकी डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेस पे। तो हमारे नंबर में बताऊं तो 20 अमीनो एसिड माने जाते हैं। 20 में से 10 हैं जो असेंशियल हैं, 10 हैं जो नॉन असेंशियल हैं। और असेंशियल की अगर कभी कमी हो जाए ना, शायद मैं स्पेलिंग सही लिख रहा हूं और नहीं लिख रहा हूं तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। इसे बोलते हैं क्वाशी ओरकर, क्वाशी ओरकर, क्वाशी ओरकर बीमारी हो जाती है, समझ रहे हो ना। क्वाशी ओरकर क्या है, लाइक यार हम लोग हैं, मैं कई बार बोलता हूं कि भगवान ने जो हमें दिया भूतों को वो भी नहीं दिया। भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए और अच्छे के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो बात कुछ ऐसे है भाई, हमें खाना वाना सब कुछ सही से मिल जाता है बट भूतों को नहीं मिल पाता। प्रोटीन वोटीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, पेट भरने तक का खाना नहीं होता, तो उनकी मसल्स वगैरह नहीं बन पाएगी। लाइक हमारी ये जो होते हैं ना, लाइक मेरा तो फैट है, मसल्स नहीं है। अब कुछ ऐसे होते हैं बिल्कुल सुकड़ी सुकड़ी हड्डियां होती हैं, क्योंकि प्रोटीन अच्छे से नहीं मिल रहा तो मसल्स कहाँ से बनेगी, और मसल्स नहीं बनेगी तो बीमारी हो जाती है, उसे बोलते हैं क्वासियोरकर। ठीक है, और वो किसकी वजह से होती है, असेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी की वजह से। जब असेंशियल अमीनो एसिड नहीं मिलते हैं तो हमारे पास जो बीमारी हो जाती है उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसे क्वासियोरकर बोल देते हैं। क्लियर है बात कि नहीं। तो सॉरी यार, आज बैकग्राउंड नॉइज कुछ ज्यादा ही आ रही है, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। असेंशियल जो हमारे लिए जरूरी है, और हमारे लिए जरूरी कौन से, जो इनको हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, ऑब्वियसली वही जरूरी है। विच कांट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट, जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती भाई, बॉडी ने मना कर दिया मेरे पास का नहीं है, हमें बाहर से जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। और नॉन एसेंशियल क्या है? विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इनटू द बॉडी, जिनको हमारी बॉडी खुद बना सकती है। जैसे अभी भारत सर है तो केमिस्ट्री की टेंशन क्या है, केमिस्ट्री के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने घर का बंदा केमिस्ट्री पढ़ा रहा है ना। बाकी कोशिश करेंगे कि बाकी चीजों की भी जरूरत ना पड़े, बट उसके लिए जरूरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है। इनको हमारी बॉडी खुद बना सकती है तो हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती, इनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती तो हमें इनकी जरूरत पड़ती है। नाम याद रख लेना दो चार यार। एसेंशियल है ल्यूसीन, लाइसिन, मिथियोनिन, देन है साइटोसिन, ग्लूटामेट एंड ग्लूटामीन। अरे क्या बात है। अच्छा ये जो है नोट्स आपको बता दिया मैंने, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, भारत पंचाल सर के नाम से है, ज्वाइन कर लेना। सबको मतलब अच्छा फैसला होगा उसको ज्वाइन करना आपके लिए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है बेटा जी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। अल्फा अमीनो एसिड को नेचर के बेस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे। देखिए मैंने बेटा जी आपको बताया कि अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं। कार्बन, कार्बन कितने बॉन्ड आता है? 4। अमीनो यानी कि यहाँ पे NH2 ग्रुप लगेगा, एसिड यानी कि यहाँ पे COOH ग्रुप लगेगा, और यहाँ पर H और यहाँ पर एक R लगा होता है। R कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई भी ग्रुप, ठीक है, R कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब ये जो ग्रुप लगता है ना बेटा, ये डिसाइड करता है बहुत ज्यादा बातें। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल किसे कहते हैं? इन विच इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें एसिडिक और बेसिक ग्रुप जो है वो बराबर हो, ना कम हो ना ज्यादा। लाइक यहाँ पे देखो एक NH2 ग्रुप है, एक COOH ग्रुप है, और ऊपर भी कोई एक नॉर्मल सा ग्रुप लग जाए, हाइड्रोजन CH3 ऐसा कुछ लग जाए, तो बेटा ये न्यूट्रल रहेगा। ठीक है। और एसिडिक अमीनो एसिड कैसे कहते हैं? मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। देखो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलरेडी लगा हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड यहां आ जाए, इस R की जगह ग्रुप चेंज होते रहते हैं। ठीक है, इस R की जगह एक और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो टोटल कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हो जाएंगे? 2। और अमाइन ग्रुप जो कि बेसिक ग्रुप है वो हो जाएगा 1। 2 1 से मेजोरिटी हो जाएगी एसिड ग्रुप की, तो वो एसिडिक अमीनो एसिड है। सिमिलरली अगर बेसिक अमीनो एसिड की बात करें तो मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप। अगर यहां पर मैंने क्या बोला बेटा, यहां पर ग्रुप चेंज होता रहता है। अगर यहां पे कोई बेसिक ग्रुप आ गया, अगर यहां पे कोई बेसिक ग्रुप आ गया तो बेटा क्या बन जाएगा? बेसिक अमीनो एसिड बन जाएगा। अगर यहां पे बेसिक ग्रुप आ जाता है तो क्या बन जाता है? बेसिक अमीनो एसिड, क्योंकि NH2 ग्रुप ज्यादा हो गए हैं, एसिडिक ग्रुप एक ही है। डन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज पेप्टाइड, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए सबसे पहले समझिए कि पेप्टाइड किसे कहते हैं। अगर मैं पेप्टाइड को डिफाइन करना चाहूं तो पेप्टाइड किसे कहा जाएगा? याद रखिए, व्हेन 2 अल्फा अमीनो एसिड, व्हेन 2 अल्फा अमीनो एसिड आर joined together, acids are joined together, a peptide is formed। हमारे पास एक पेप्टाइड बन के आएगा, a peptide is formed। हमारे पास क्या बन जाएगा? एक पेप्टाइड। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए यहां पर हमारे पास एक अल्फा अमीनो एसिड है, कार्बन, यहां पे क्या लगा होगा बोलिए? NH2, COOH मैं सही से लगाता हूं, आपको शायद पता होगा कि जो NH2 ग्रुप लगा होता है वो कहां लगा होता है? कार्बन के लेफ्ट साइड में। यहाँ पर NH2, यहाँ पर COOH, यहाँ पर H, यहाँ पर R लगा होता है, R की जगह मैंने H लगा दिया। अगर मैं R की जगह पे H लगा देता हूँ तो बेटा इसका नाम हो जाता है ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? स्पेसिफिकली ग्लाइसिन बोलते हैं। और अगर एक और लेते हैं, यहाँ पे है कार्बन, कार्बन के साथ लगा होगा COOH, यहाँ पर NH2, यहाँ पर H, और ऊपर मैंने लगा दिया CH3। R लगा होता है ना, R की जगह पे अगर मैं ग्रुप, ऐसे ग्रुप चेंज होने से नाम चेंज होते चलते हैं। इसका नाम होता है भाई एलानिन। क्या बोलते हैं इसको? एलानिन बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक प्रोसेस लगती है पॉलीमराइजेशन। और कौन सी पॉलीमराइजेशन? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कौन सी प्रोसेस लग जाती है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है निचोड़ देना, और निचोड़ने का मतलब होता है पानी निकाल देना। तो यहां से पानी निकालिए, कैसे निकलेगा? ठीक है बेटा, यहां से OH और H बाहर निकल गए तो यहां से बाहर निकल जाएगा H2O। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या बचा? C इधर, H यहां पर, NH2 यहां पर, CO यहां पर, NH, फिर C, ऊपर CH3, इधर H, और यहां पर क्या आएगा? COOH आएगा। अब
ये जो है आप नोटिस कीजिए, ये जो है हमारे पास ये यहां से जुड़े हैं, ये दोनों जो है दोनों अल्फा अमीनो एसिड। देखिए जब दो अल्फा अमीनो एसिड जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बनता है। जब दो अल्फा अमीनो एसिड जुड़े तो पेप्टाइड बनेगा, उस पेप्टाइड को बोलते हैं डाइपेप्टाइड। जब तीन अल्फा अमीनो एसिड जुड़े तब भी एक पेप्टाइड बनेगा, उसे बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। अगर चार अल्फा अमीनो एसिड जुड़े तब भी एक पेप्टाइड बनेगा, उसे बोलेंगे टेट्रा पेप्टाइड एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही प्रभु कृपा जो है वो चलती जाएगी। क्लियर? तो यहां पर बात करते हैं कि इसके बाद क्या होगा सर। तो बेटा जहां से लिंक कर रहे हैं, जहां से दोनों अल्फा अमीनो एसिड लिंक कर रहे हैं, वो लिंक कर रहे हैं सीओ से एंड एनएच से। इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, या कह लीजिए इसे बोलते हैं हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं भाई? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोला जाएगा इसे? पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड। डन। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। ठीक है सर, पेप्टाइड बॉन्ड भी क्लियर हो गया। आगे बढ़िए। तो बेटा नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अच्छा पॉइंट रहता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पता है ना आपको, ये जो है कार्बन, इधर R है, इधर है COOH, इधर है NH2, इधर है H। ठीक है, जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये प्रोटॉन यहां से माइग्रेट करना स्टार्ट कर देगा भाई, है ना। तो प्रोटॉन जो है वो माइग्रेट करना स्टार्ट कर देगा। ये C, इधर R, इधर H, ये क्या बन गया? COO नेगेटिव, और बेटा ये क्या बन गया? NH3 पॉजिटिव। क्लियर? ये हमारे पास क्या बन चुका है? आई होप आप सबको पता है। ट्विट्राइन नहीं बोलते हैं इसको, बोलते हैं ज्यूट्राइन। क्या बोला जाएगा? ज्यूट्राइन। ठीक है, अब इस ज्यूट्राइन को आपने क्या किया? डाल दिया एक एसिडिक ग्रुप में, डाल दिया एक बेसिक ग्रुप में। ठीक है, आपने इसको डाल दिया एक एसिडिक ग्रुप में, एक बेसिक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, एसिडिक ग्रुप में यानी कि H पॉजिटिव मिलेगा इसको। ठीक है, तो एसिडिक ग्रुप में तो H पॉजिटिव आएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा? पॉजिटिव कहां जुड़ेगा? नेगेटिव के साथ। R, ये C, ये COOH, इधर H, NH3 पॉजिटिव। समझ रहे हो कि जब आपने इस ज्यूट्राइन को एक एसिडिक सॉल्यूशन में डाला है तो H पॉजिटिव आएगा, और H पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट जहां पर भी थी वहां पे लग जाएगा। अब आपने इसको बेसिक में डाल दिया। बेसिक में क्या होगा बेटा? बेसिक H पॉजिटिव को खींच लेंगे। अब H पॉजिटिव जहां थे, ये कुछ R, ये C, ये COO नेगेटिव, इससे हम लोग चेंज देखेंगे, इससे। ठीक है, इससे हम लोग देखते हैं कि क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, ये है इधर H, और यहां पर क्या बच जाएगा? NH2। का है दादा? NH2 का है। यहां पर तो NH3 पॉजिटिव था अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल था भाई, बट बेसिक ग्रुप में डाला है ना। बेसिक यानी कि OH होगा, और उस OH के साथ ये H पॉजिटिव चला जाएगा। हमें तो पता भी नहीं चलेगा, चला गया। तो बेटा यहां पे नोटिस करो तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर नोटिस करो तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। जब एसिडिक ग्रुप में डालते हैं पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आ जाता है, और बेसिक में डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा। तो हम लोग क्या नोटिस करेंगे भाई कि जब आप इसको एक सॉल्यूशन में डालेंगे और इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे तो ये जो है ये किस तरफ मूव करेगा? मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड। क्योंकि देखिए ये था ज्यूट्राइन, ये क्या था? ज्यूट्राइन था हमारे पास। ये सॉरी, ये है अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड से ज्यूट्राइन बना जहां पे ड्यूअल आयन है। अब आपने इसको एसिडिक ग्रुप में डाल दिया तो एक सिंगल चार्ज बचा, एक तरह से कैटायन बन गया। कैटायन कैथोड की तरफ जाते हैं, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इसमें सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो ये किस तरफ जाएगा? टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ जाएगा। क्लियर है? तो बेटा यहां से अगर आप नोटिस करते हो, ठीक है, आपने पीएच अगर एसिडिक रखा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव है तो वो कैटायन कैथोड की तरफ जाएंगे। और अगर आपने पीएच को बेसिक रेंज में रखा तो वो मूव करेगा टुवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और वो एनोड की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? अब इसी तरह से अगर पीएच चेंज करते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो किसी भी साइड मूव नहीं करेंगे, ना ही कैथोड की तरफ ना ही एनोड की तरफ। जब पीएच चेंज करते रहेंगे तो एक पीएच ऐसी आएगी जब वो किसी भी तरफ मूव नहीं करेंगे। दैट स्पेसिफिक पीएच इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उस स्पेसिफिक पीएच को क्या बोलते हैं बेटा जी? हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। देखिए, द पीएच एट विच डाइपोलर आयन एग्जिस्ट एज न्यूट्रल आयन, क्योंकि अगर वो न्यूट्रल होगा तो वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, और इट डज नॉट माइग्रेट टू अदर इलेक्ट्रोड, वो किसी भी तरफ नहीं जाएगा।
तो पीएच को जनरली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पीआई से। क्या आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया? अल्फा अमीनो एसिड से ज्यूटाइन बना, ज्यूटाइन को एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा। अगर आप ज्यूटाइन को बेसिक मीडियम में डाल दोगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एनोड बन जाएगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। बट अगर आप ऐसे ही पीएच चेंज करते रहो करते रहो करते रहो, एक टाइम ऐसा आता है जब वो किसी भी तरफ मूव नहीं करता, एक स्पेसिफिक पीएच पे अल्फा अमीनो एसिड मूव करना बंद कर देते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ। दैट स्पेसिफिक पीएच इज नोन एज बेटा जी, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। भाई फील आती है ना कि एक बड़ा भाई पढ़ा रहा है, फील आनी चाहिए यार, नंबर अच्छे आने चाहिए। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मैं अपने पूरे बेस्ट एफर्ट डाल रहा हूँ कि आप लोगों को पूरा बेस्ट सब कुछ मिले। और स्टिल आपको किसी भी टॉपिक में डाउट रहता है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले उससे ज्यादा डिटेल में वीडियो बना दूं, ठीक है? बाकी कोशिश अपनी तरफ से ज्यादा करनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 2-3 तरह के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन रहता है। डिफरेंस है, और डिफरेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। मैं डिफरेंस का बड़ा पक्षधर हूं। फाइबरस नाम से क्लियर है, फाइबर प्रोटीन जो होंगे, ठीक है, इस तरह से होंगे। और ग्लोबुलर आप सर की, आपके सर की तरह गोलू मोलू से होंगे, है ना? कुछ इस तरह से हो जाएंगे, 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 गोलू मोलू से होते हैं, ठीक है? तो अगर मैं फाइब्रस की बात करता हूं तो फाइब्रस का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर थ्रेड लाइक होता है, ठीक है? और इनकी शेप जो होती है वो स्फेरॉइडल स्फेरिकल शेप होती है। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो इनसोल्युबल होते हैं वाटर में। फाइब्रस का अगर मैं एग्जांपल याद रखूं ना, ज्यादा एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। हेयर, बाल, बालों में जो प्रोटीन होता है वो केराटिन होता है। अब जो बाल है वो पानी में नहीं घुलते, या घुल जाते हैं? नहीं घुलते वो, ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा? एल्बुमिन इन एग्स, इंसुलिन या हेमोग्लोबिन इन ब्लड, ये सब चीजें पानी में घुल जाती हैं, तो दीज आर सोल्युबल इन वाटर। एक और पॉइंट को आप लिखना चाहो फाइब्रस के लिए, आप लोग याद रख सकते हो, दे शो नो चेंज विद टेम्परेचर। दे शो नो चेंज विद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ कोई भी चेंज नहीं शो करते, विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो इन पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम यहां पर बात करते हैं तो याद रखिए, दे शो रिमार्केबल चेंज, कि ये बड़ा बदलाव शो करते हैं भाई, बहुत बड़ा बदलाव। रिमार्केबल चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर। रिमार्केबल मतलब एक ऐसा चेंज जो पता लगता है, लाइक आज तुम्हारे सर थोड़े से स्मार्ट लग रहे हैं, उनकी गलतफहमी भी हो सकती है बट लग रहा है, वरना डेली तो मतलब शक्ल तो वैसी है गंदी सी, बट फिर भी उनके मन में वहम है कि थोड़ी शक्ल अच्छी लग रही है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। बेटा प्रोटीन के 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। जैसे नेट होता है ना, 2G 3G 4G, इस तरह से जनरेशन चेंज होता है जा रही है, अभी 5G आएगा। तो वो मतलब जितनी जनरेशन बढ़ती जाती है उतना ही हाई फाई वो चीज होती चली जाती है, ठीक है? अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं बेटा, सेम प्रोटीन्स के साथ भी है, प्रोटीन्स के साथ भी है, ठीक है? प्रोटीन्स के यहां पे दिखाई दे रहे हो आपको 4 तरह के स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसको बहुत अच्छे एग्जांपल समझाया गया, जैसे अल्फाबेट है आपके पास, अल्फाबेट A B C, ये बहुत बेसिक चीज है। फिर आप इनसे वर्ड बनाना सीखते हो, आपने इनसे वर्ड बनाए, थोड़ा आगे चले, आपने बॉल, बैट, कैट, इस तरह से ये है। फिर आप इससे सेंटेंस बनाते हो, ठीक है? दैट रोहित शर्मा इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। फिर आगे बढ़ते हो, थोड़ी और इंग्लिश अच्छी जाती है तो पैराग्राफ बनाना स्टार्ट कर देते हो, पूरी कसीदे पढ़ोगे रोहित शर्मा जी की फेवर में। क्लियर है? तो ये फंडा होता है प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के साथ। जो बेटा इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? बेसिक स्ट्रक्चर से फिर इनका थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट, ठीक है? फिर थोड़ा और आगे चलेंगे तो क्या होगा कि भाई ये जुड़ जाएंगे, ये देखिए प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, फिर सेकेंडरी वाले जुड़ेंगे तो हमारे पास एक कैसा बन के आएगा? टर्सरी बन के आएगा। और फिर टर्सरी वाले जब जुड़ जाएंगे तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बन के आएगा? क्वाटरनरी बन के आएगा। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन याद कर लेना कि प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें किसके बारे में बताता है? सीक्वेंस ऑफ चेन। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, ये चेन जो है सिंपल सी, ठीक है? और देखो बेटा इससे 2 चीज बन के निकलती हैं, एक तो हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड, ठीक है? फिर ये कंबाइंड होती हैं तो हमारे पास टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है, और जब बहुत सारे टर्सरी स्ट्रक्चर मिलते हैं तो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन के निकल जाता है।
यहाँ पे एक छोटा टॉपिक शायद हम लोग स्किप कर रहे हैं, और वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि हम उसको डिस्कस करें थोड़ा सा। बेटा जी नेक्स्ट है हमारे पास डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डीनेचुरेशन के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास एक प्रोटीन है। देखिए प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं वो सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। डीई वर्ड का मतलब होता है रिमूवल, और नेचुरेशन का मतलब होता है नेचुरल फॉर्म, कि आप उनकी नेचुरल फॉर्म को रिमूव कर दो। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे? इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज इन नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन नहीं प्रोटीन, चेंज इन नेचुरल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कि आपके पास एक प्रोटीन है और आप उसकी नेचुरल फॉर्म को चेंज कर दो। कैसे? मतलब जिसमें कि सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय, उसको तो आप खत्म ही कर दोगे, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज्ड। और ये कैसे किया जा सकता है? इट कैन बी डन बाय चेंज इन टेम्परेचर और पीएच। आप इसे कर सकते हो बाय चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन पीएच, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। क्लियर है? और एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या होगा? लाइक बॉइलिंग ऑफ एग्स। बेटा अगर आप अंडे को उबाल देते हो तो आई थिंक उसमें चेंज आ जाता है बड़ा, कि नहीं? जो पहले वो लिक्विड फॉर्म में था अब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। दूसरा एग्जांपल दे तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्ड समझते हो ना? क्या आप उससे सॉरी यार, ये पॉज करने का ऑप्शन नहीं होता, वरना मैं ये मतलब इतनी एडिटिंग मुझे आती नहीं है, वरना मैं समझ जाना कि नेचुरल बनते हैं, सब देसी बनते हैं, तो छींक वीक तो आ ही जाती है, इंसान गलतियों का पुतला है। ठीक है, छींक आ जाती है तो एडजस्ट कर लेना। ओके, तो बेटा डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन के सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाए, बट प्राइमरी बिल्कुल बेसिक चीज है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, एंड इट इज आवर लास्ट बायोमोलिक्यूल। और न्यूक्लिक एसिड एक ऐसी चीज होती है जो हमें बाहर से नहीं मिलती, आपके पास बाहर का कोई सोर्स नहीं है कि आप उससे न्यूक्लिक एसिड ले सकते हो ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या होते हैं, दीज आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि प्रोटीन जो है पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड का, सिमिलरली ये भाई साहब भी पॉलीमर है, किसके? ऑफ न्यूक्लियोटाइड के। कहां पर मिलते हैं? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस में या सेल के न्यूक्लियस के आसपास कहीं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये बनते किससे हैं? ये बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, ये किससे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। और सिंस ये न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं बेटा जी, तो इनका नाम हो जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या फिर इसे आप लोग क्या बोल सकते हो? न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक मोनोमर है, और न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक पॉलीमर है। एंड आई थिंक मोनोमर पॉलीमर की स्टोरी मैंने बहुत बढ़िया सुना दी है, और इस साल सिलेबस में नहीं है चैप्टर, अदरवाइज सिलेबस भी कराता, मजा आ जाता। ठीक है, अब एक न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है भाई? एक न्यूक्लियोटाइड में जनरली आपको तीन चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले एक नाइट्रोजनियस बेस, फिर एक पेंटोज शुगर, और फिर एक फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर, नाइट्रोजनियस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। एक होता है हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में आपको सिर्फ दो चीजें देखने को मिलती हैं, बेस एंड शुगर, नाइट्रोजनियस बेस एंड पेंटोज शुगर आपको देखने को मिलती है किसके अंदर? न्यूक्लियोसाइड के अंदर। आपसे पूछा जाता है कि क्या आप किसी न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो दादा। ध्यान दो, यहां पर बेस और शुगर है, बेस और शुगर में जब आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दोगे तो वो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, है ना? न्यूक्लियोसाइड में जब आप एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दोगे तो वो एक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास दो तरह की मेन न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एंड आई होप ये आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहे हैं।
डीएनए एंड आरएनए। सबसे पहले तो बात करेंगे बेटा अबाउट देयर, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वो कहते हैं ना नाम रोशन कर दिया, वो वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा ठीक से। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीएनए का नाम क्या होता है? डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए का नाम क्या है भाई? आरएनए का मतलब होता है नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये नाम होते हैं। अब डीएनए का नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा? इसकी शुगर की वजह से। इसके अंदर जो शुगर पाई जाती है ना, उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सी राइबोज। एंड आरएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है बेटा, उसका नाम होता है राइबोज, राइबोज। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंस की बात करें तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है बेटा जी। डबल हेलिक्स मतलब इसमें दो शक्तिमान चलते हैं ऐसे, और इसमें इसका सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे, एक सिंगल शक्तिमान चलता है। इवन यहां पे नोटिस करो तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया भी हुआ है। ठीक है, अब अगर ये तो बात होगी, ठीक है शुगर। अब इनके अंदर बेस की बात करो तो बेस कौन सा होता है? बेस, इसके अंदर बेस होता है AgCT, AgCT, और इसके अंदर होता है AgCu, AgCu। ए बोले तो एडेनिन, जी मीन्स गुआनिन, सी मीन्स साइटोसिन, टी मीन्स थाइमाइन। एंड इसमें ए एडेनिन, जी गुआनिन, सी साइटोसिन, यू यूरासिल। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग बात करूं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपसे इस टॉपिक से पूछा जाता है, बेस से रिलेटेड। किन के अंदर कौन से बेस कॉमन है, कौन से बेस अनकॉमन है, ये चीज बार बार पूछी जा रही है। मैंने जब प्रीवियस ईयर को फुल डिटेल में पढ़ा ना बेटा, ये चीज बहुत पूछी जा रही थी, तो प्लीज थोड़ा अच्छे से देख लेना। क्या है भाई? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन तो कॉमन है, और डिफरेंट क्या है? थाइमाइन एंड यूरासिल। क्लियर है? अब डीएनए के अंदर ना एक बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है, डीएनए के अंदर खास प्रॉपर्टी होती है रेप्लिकेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन मतलब होता है रेप्लिकेट। ठीक है, खुद की कॉपी बना देना, 1 से 2, 2 से 4 से 8 से 16 से 32, इस तरह से। एंड अगर मैं आरएनए की बात करता हूं, आरएनए रेप्लिकेट नहीं कर सकता, इसके अंदर रेप्लिकेशन होती है, इसके अंदर रेप्लिकेशन नहीं होती। अब सिंस डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होती है, तो वेरी लार्ज इन नंबर, इनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। एंड क्योंकि रेप्लिकेट नहीं करते, तो ये क्या होते हैं? स्मॉल इन नंबर, बहुत कम संख्या होती है इनकी। ठीक है बेटा, अब डीएनए का काम क्या है, मेन काम क्या करता है डीएनए? डीएनए का काम मेन है कि हेरिडिटी फैक्ट को ट्रांसफर करता है, हेरिडिटी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, एक पीढ़ी की प्रॉपर्टी को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है। और आरएनए कुछ ऐसा नहीं करता, आरएनए क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम करता है, प्रोटीन के निर्माण का कार्य भाई सब शुरू करते हैं ये। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि दोनों प्रेजेंट कहां है, डीएनए कहां प्रेजेंट होता है भाई? आई थिंक दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या बात है, वाओ, नोट्स बनाने वाले ने क्या कमाल किया है, वाओ मजाक कर। तो मतलब ये नेट से डाउनलोड किया हुआ है। तो भाई ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलता है डीएनए, और यहां कहीं साइड में पड़ा होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में आपको मिलता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस में क्या मिलेगा? डीएनए, और साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा? आरएनए। बस दैट्स ऑल। आगे बात करो तो इनका स्ट्रक्चर देख लो, वाह स्ट्रक्चर भी क्या बनाया है, अगेन बोल रहा हूं नेट से। ठीक है, लिंक की बात करें तो ए टी के साथ लिंक करता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, तो बना के दिखा सकता हूं मैं, इतना सुंदर ना चाहिए बट बना सकता हूं, कुछ थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, शायद अच्छा हो जाए। हे प्रभु इज्जत रखिए। और दूसरा बेस कुछ ऐसे, चलो समझ तो गए हो, इस तरह से होता है। इसमें लिंक करते हैं बेस, याद रखिए कौन किसके साथ लिंक करेगा बेटा? लिंक करेगा टी ए के साथ और जी सी के साथ, टी ए के साथ और जी सी के साथ लिंक करता है, हो जाएगा टी ए के साथ और जी सी के साथ लिंक करता है। अच्छा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ आरएनए भी है। आरएनए हमारे 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एंड दैट्स ऑल। ये है हमारा सारे का सारा बायोमोलिक्यूल। आई होप आपको क्लियर हो गया। बड़े दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर इसका वन शॉट बना दो बना दो, लो भाई आपकी विश पूरी कर दी गई है। बस अभी एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, और शायद मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बात मानोगे।
प्लीज डू शेयर टू द मैक्स। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर देना बेटा जी, ये रिक्वेस्ट है। जितने भी आप जानते हो ना अपने फ्रेंड को, सबको शेयर कर देना कि ला भाई देख अपने मोटा भाई, अपने बड़े भाई को, मोटा भाई मत बोलना, ठीक है। और ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, डोंट वरी, मिलके फोड़ेंगे और बहुत अच्छा स्कोर भी करेंगे, तोड़ फोड़ मचा देंगे पेपरों में। एग्जामिनर के साथ तोड़ फोड़ नहीं करनी, पेपर के साथ तोड़ फोड़ करनी है। दैट्स ऑल। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भारत पंचाल सर के नाम से, इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना। अगर इंस्टा नहीं चलाते हो बहुत अच्छी बात है, बट अगर चलाते हो तो एक पाप और कर दो, मुझे फॉलो भी कर लो, ठीक है कि नहीं। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय। पढ़ते रहो, बाबू सोना से दूर रहो, कोरोना से बच के रहो, जितना हो सके पढ़ो, माता पिता का ख्याल रखो और अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।